सो हेलो एंड वेलकम ऑल, सभी को नमस्कार। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम या फिर राजस्थान म्यूनिसिपैलिटी एक्ट में हम एक एक धारा करके आगे बढ़ रहे थे और इन धाराओं के बीच में हमारा जो है डिस्कशन पहुंच गया था धारा 28 तक। आज का जो वीडियो है उसमें हम कोशिश करेंगे धारा 29 से लेकर धारा 31 तक को कवर करने की हम कोशिश करेंगे। बार बार अपनी लेक्चर के शुरुआत में और अंत में मैं आपको कहता हूं कि जो धाराएं हैं उनको पढ़ने का दो तरीका है। इस एक्ट को पढ़ने के दो तरीके हैं। एक, आप उसके फैक्ट्स याद कर लीजिए जो आपको खुद करने पड़ेंगे। दूसरा, लैंग्वेज किस हिसाब से काम आएगी, लैंग्वेज कहां कहां खेल करेगी क्वेश्चंस में, वो चीज जो है वो हम अपने इन लेक्चर्स में दूर करेंगे। 29 में है करप्ट प्रैक्टिसेस, हिंदी में कहते हैं भ्रष्ट आचरण। तो ये तो एक तो सीधा याद है आपको, कोई नींद में से भी जगह आगे पूछे भाई करप्ट प्रैक्टिसेस का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 29 है। ये आप तो एकदम सीधा, इसको तो सीधा याद कर दो। सी जो है तीसरे नंबर पे आता है, उसको एक कम कर दो 2 और ये पी को उल्टा कर दो तो 9, तो ये सीधा ही पड़ गया। करप्ट प्रैक्टिसेस मतलब सी को आधा किया 2 और पी को उल्टा किया 9, 29वें सेक्शन में। इस तरीके की ट्रिक्स आपको हाथों हाथ बैठे बैठे ऑन द स्पॉट बना के नोट करके याद करनी पड़ेगी। और जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे शॉर्ट नोट्स भी आप खुद बनाते रहिए। भ्रष्ट आचरण में क्या क्या आएगा, ये भ्रष्ट आचरण में वैसे तो ये चीजों को बहुत एलोबरेट करके बहुत ही डिटेल्ड भी यहाँ पे बताता है कि भाई ब्राइबरी में भी ऐसे आएगा, गिफ्ट में भी ये आएगा वो आएगा, लेकिन हम जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी चीजें देख रहे हैं तो हम वही चीजें याद रखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक चीज। दूसरी चीज, हमारा एग्जाम सब्जेक्टिव नहीं है तो हमें लिख के उसको नहीं समझाना है। हमारा हमें लिखा हमारे पास आएगा, हमारा एग्जाम है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव तरीके से, एक रैशनल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से वो चीजें याद रखेंगे जो क्वेश्चन सोल्व कर दे। भाई अल्टीमेट जो हमारा एम है वो है हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाए, बाकायदा कि हमें समझ भी आई वो चीजें। लेकिन एक्स्ट्रा भी नहीं समझनी है कि भाई मैं इतना समझ लूं जिसका मेरे को जो फायदा ही नहीं है, अगर उसकी जगह मैं दूसरी चीज समझू तो ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, मतलब अगर अपने को जो चीज समझनी है बस उसी पे ध्यान देना, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, वो बच्चा तो बढ़ेगा आगे। अगर आप इसमें मास्टरी करने आए हो, इसका मास्टर बनना है, वो एक अलग बात है। ठीक है, एग्जाम के लिए कर रहे हो तो वो एक अलग बात है। अच्छा, करप्ट प्रैक्टिस में एक आएगी ब्राइबरी, मतलब घूस लेना या फिर किसी प्रकार का गिफ्ट या फिर प्रोमिसेस जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से भी लिए जा सकते हैं। और उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीकों से कौन कौन सी चीजें आएंगी वो भी आगे जो है सब सेक्शंस में बताई जाएगी। अच्छा, ये कह रहा है कि ऐसे घूस या गिफ्ट या प्रोमिसेस या किए जाए वो कैंडिडेट के द्वारा या एजेंट के द्वारा, या कोई ग्रेटिफिकेशन दी जाए जिसमें क्या है कि एक पर्सन को टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड एज, टू विथड्रॉ फ्रॉम बीइंग ए कैंडिडेट और टू रिटायर फ्रॉम कंटेस्ट। मतलब सामने वाले को आप इन्फ्लुएंस करो कि आप खड़े ही मत हो चुनाव में, या खड़े हो तो विड्रॉ कर लो, या फिर अपना जो कंटेस्ट है उसको रिटायर करो, हट जाओ आप वहां से। इस तरीके से आप प्रलोभन दे रहे हो सामने वाली पार्टी को भी, तो भी ये भ्रष्ट आचरण में आएगा। दूसरा, अगर किसी इलेक्टर को वोट देने से रोक रहे हो तो भ्रष्ट आचरण में आएगा। ए पर्सन फॉर हैविंग सो स्टूड और नॉट टू स्टूड और फॉर हैविंग विथड्रॉन हिज कैंडिडेचर और हैविंग रिटायर्ड फ्रॉम कंटेस्ट, या फिर एन इलेक्टर फॉर हैविंग वोटेड और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग, किसी भी व्यक्ति को वोटिंग देने से रोकने के लिए कोई व्यक्ति खड़ा है उसको डरा धमकाकर या प्रलोभन देकर उसको वापस बैठाने के लिए, कंटेस्ट नहीं करवाने के लिए उसको प्रेरित करने की जो कार्रवाई है, जो गतिविधि है, उसको भी भ्रष्ट आचरण में लिया जाएगा। सिंपल एक्सप्लेनेशन में ये कह गया कि जो ग्रेटिफिकेशन यूज हमने किया है वर्ड, देखिए यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन वर्ड जो है यूज किया है, देखिए ये जो है ये इस ग्रेटिफिकेशन का मतलब क्या है। ये ग्रेटिफिकेशन जो पेक्यूनियरी ग्रेटिफिकेशन और ग्रेटिफिकेशन एस्टिमेटेड इन मनी, खाली पैसे के ग्रेटिफिकेशन तक सीमित नहीं है, ये सभी उन गतिविधियों को इंक्लूड करेगा जिसमें ऑल फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रिवॉर्ड, या आप कोई प्रॉमिस कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है वो इस ग्रेटिफिकेशन में इंक्लूड होंगी। जैसे कि आगे हम सब सेक्शन में देखेंगे क्या क्या चीजें हो रहेंगी। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, या अटेम्प्ट, देखिए
एक तो आपने अनडू इन्फ्लुएंस कर दिया, या फिर आप अनडू इंटरफेरेंस करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं on the part of candidate or his agent or any of other person with the free exercise of electoral right। देखिए ये टर्म जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो उसके मतदान अधिकार है, मतदाता अधिकार, उनके फ्री एक्सरसाइज को, अगर आपने हैम्पर करने की कोशिश की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मीन से, एक तो डायरेक्ट आप उसको वोट नहीं देने जा रहे हो, उसके गुंडागर्दी से आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हो, वोट देने से डरा रहे हो, धमका रहे हो, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट हो गया कि भाई जैसे किसी आदमी से उसने कर्जा लिया है, भाई मैं आपको एक नॉर्मल अपने व्यवहारिक रूप से समझा रहा हूं, ठीक है, ये चीजें जो है एक्ट में स्पेसिफिकली नहीं लिखी है। इनडायरेक्ट का मतलब जैसे आपने किसी से पैसा लिया है, अब जिससे आपने पैसा लिया वो उस आदमी से दबाव बना रहा है कि भाई इसको बोलो कि अपना कैंडिडेचर कैंसिल कर ले, ठीक है, नहीं तो मेरा पैसा दे। इस तरीके से सोशल स्टाटा भी होता है, बहुत सारी आदमी की मजबूरियां होती है, तो इनडायरेक्ट वे से उसे इंटरफेयर करना उसके इलेक्टोरल राइट को फ्री एक्सरसाइज करने में, तो वो सब भी करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा। प्रोवाइडेड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी of the provisions of this clause any such person as is referred to therein who। अब इसमें क्या क्या चीज है, अगर कोई व्यक्ति किसी कैंडिडेट को थ्रेटन करता है या किसी इलेक्टर को थ्रेटन करता है, ठीक है, और एनी पर्सन इन whom a candidate or an elector is interested with injury of any kind including social ostracism। social ostracism मतलब सामाजिक भेदभाव या सामाजिक आप कह सकते हैं कि उत्पीड़न जैसी गतिविधि करता है, एंड एक्स कम्युनिकेशन और ऑफ एक्सक्लूजन फ्रॉम एनी कास्ट और कम्युनिटी। ऐसी चीज करता है कोई व्यक्ति कि किसी दूसरे व्यक्ति को इस चीज पे डराए कि हम आपका सामाजिक बहिष्कार कर देंगे, सामाजिक उत्पीड़न किया जाएगा, आपको इस बिरादरी से निकाल दिया जाएगा, इस बिरादरी में आपकी जगह नहीं बचेगी। इस तरीके की टैक्टिक्स यूज करके अगर इलेक्टोरल राइट को हैम्पर करने की कोशिश करते हैं तो वो भी करप्ट प्रैक्टिसेस में माना जाएगा। दूसरा इंक्लूड और अटेम्प्ट टू इंक्लूड। देखिए एक तो इंक्लूड आपने कर दिया या सिर्फ अटेम्प्ट ही किया है तो वो भी इसमें आएगा। क्या चीज का, ए कैंडिडेट और एन इलेक्टर टू बिलीव दैट ही और एनी पर्सन इन whom he is interested will become or will be rendered as object of divine displeasure or spiritual censure shall deem to interfere with the free exercise of electoral rights of such candidate or elector within the meaning of this clause। मतलब अगर आप आध्यात्मिक शक्तियों का या प्रदर्शन करके या अध्यात्म से उसे रिलेट करके, धर्म और अध्यात्म से उसे रिलेट करके किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप या डरा रहे हो, जैसे किसी व्यक्ति को आपने कहा कि आप इसको वोट दे दो, ठीक है, और जो है इस मंदिर से आपकी जो पुजारी जी है वो अच्छे से पूजा करवा के आपकी अलग से कृपा हो जाएगी। ये कृपा इस तरीके से बात करना या फिर इस तरीके से बात करना कि हम टोना टोटका आप पे करवाएंगे और पूरे आपके खानदान बर्बाद कर देंगे, ये जादू टोने की बातें करना, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना भी भ्रष्ट आचरण में आएगा, क्योंकि इस तरीके से आप उसे डरा धमकाकर उसके फ्री इलेक्टोरल राइट का वोलेशन कर रहे हैं। दूसरा क्या है, ए डिक्लेरेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी और प्रॉमिस ऑफ पब्लिक एक्शन और मेयर एक्सरसाइज ऑफ लीगल राइट विदाउट इंटेंट टू इंटरफेयर with an electoral right shall not deemed to be interference within the meaning of this clause। अगर कोई पब्लिक पॉलिसी की डिक्लेरेशन है या फिर कोई ऐसा प्रॉमिस है जो पब्लिक एक्शन के लिए, जनता के एक्शन के लिए है, किसी को ऐसा नहीं कि स्पष्ट रूप से किसी को लाभ पहुंचाया जा रहा है, ऐसा नहीं, पब्लिक पॉलिसी के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई एक्ट किया जा रहा है, तो वो इसमें अनड्यू इंटरफेरेंस में नहीं आएगा। आगे क्या है, द अपील ऑफ कैंडिडेट or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent to vote or refrain from voting any person on ground of religion, race, caste, community, language or the use of or appeal to religious symbols or the use or appeal to national symbols such as national flag or national anthem for the furtherance of the prospect of the election of that candidate for prejudicially affecting the election of any candidate। कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई कैंडिडेट
किसी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज या फिर किसी रिलीजियस सिंबल या फिर नेशनल एंथम या नेशनल फ्लैग के यूज के आधार पर किसी का बॉयकॉट करता है, किसी का बहिष्कार करता है या उसे रोकता है वोट देने के लिए, या डराता धमकाता है अपना कैंडिडेचर, अपना नॉमिनेशन वापस लेने के लिए, इस तरीके की इन सभी बेस पे अगर वो ऐसा काम करता है तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा। फिर द प्रमोशन ऑफ और अटेम्प्ट टू प्रमोट फीलिंग्स ऑफ एनमिटी और हेटेड बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो भिन्न भिन्न वर्ग हैं उनमें सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करना, किस किस चीज का यूज करके, धर्म का यूज करके, रेस का यूज करके, कास्ट का यूज करके, कम्युनिटी, लैंग्वेज, इस तरीके के आधार पे समाज में नफरत फैलाने वाले कार्य करना ताकि उससे राजनीतिक लाभ पहुंचाया जा सके खुद को या फिर सामने वाले को राजनीतिक नुकसान पहुंचाया जा सके, ऐसी गतिविधियों को भी करप्ट प्रैक्टिसेस में लिया जाएगा। फिर क्या कर रहा है, दी प्रोपगेशन ऑफ द प्रैक्टिस और द कमीशन ऑफ सती और ग्लोरिफिकेशन बाय ए कैंडिडेट या उसके एजेंट। अच्छा, सती होना या सती होने की एक्टिविटी को ग्लोरिफिकेशन करना, ये हमारे जो एक्ट आया है द कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987, इसमें इसे ऑफेंस माना गया है और इसे पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। तो इसके अगर आप सती होने की एक्टिविटी करते हैं स्वयं या फिर जो एक्टिविटी हो रही है उसे प्रमोट करते हैं, दोनों में आपके ऊपर दंडनीय अपराध है, आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। और अगर कोई व्यक्ति इस गतिविधि को यूज करता है फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन, दैट विल आल्सो बी कंसिडर्ड इन द करप्ट प्रैक्टिस। फिर द पब्लिकेशन बाय कैंडिडेट और हिज एजेंट और बाय एनी अदर पर्सन of any statement or fact which is false and which is either believed to be false or does not believe to be true in relation to candidature or withdrawn or retirement from contest of any candidate, being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of candidates election। मैं चुनाव में खड़ा हुआ, सामने वाले के हराने के पास मेरे पास कोई सामान नहीं है, ठीक है, अब मेरे को उसको हराना है, तो मैं उसके बारे में गलत फैक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा हूं कि भाई इसने बैकग्राउंड में ऐसे ऐसे किया था, इसका आचरण ऐसा है, ये बहुत करप्ट रह चुका है पहले, बिना फैक्ट के उल्टा सीधा मैं बोल रहा हूं। तो ऐसी स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या पब्लिश करवा रहा हूं मैं, तो वो करप्ट प्रैक्टिस में आएगा। इसमें दोनों, या तो मैं गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, एक चीज होगी, या मैं ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो सही नहीं है, गलत है कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन सही नहीं है। ये दोनों ही चीजें अगर मैं कर रहा हूं तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगी जो धारा 29 में इंक्लूड की गई है। द हायरिंग और प्रोक्यूरिंग वेदर ऑन पेमेंट और अदरवाइज, पैसे पे या फिर कोई और काइंड इन कैश, किसी भी तरीके से हायर करना या फिर किराए पे रखना किसी को, किसी व्हीकल को, और वेसल बाय कैंडिडेट और इज एजेंट और बाय अदर person for the conveyance of any elector other than the candidate himself, any member of or his agent, or to or from any polling station or place fixed for the poll। कहने का मतलब है कि मैं एक कैंडिडेट हूं, मैंने चुनाव लड़ना है, दायर कर दिया मैंने चुनाव, यहाँ पे चुनाव होंगे, ये मेरा मोहल्ला है, मैं यहाँ पे बस खड़ी कर देता हूँ और इनको कहता हूँ भाई आपके लिए मैंने बस खड़ी करी है, आप इस पे बैठिए और मैं आपको यहाँ लेके जाता हूँ और आप मेरे पे वोट डाल देना। तो ऐसे कोई व्हीकल का मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो वहां पोलिंग स्टेशन तक ले जाए और लोगों को लाने ले जाने का काम करे, तो वो भी करेक्ट प्रैक्टिस में आएगा। अदर देन कैंडिडेट खुद जा रहा है अपनी फैमिली मेंबर्स को लेकर, वो एक अलग चीज है, लेकिन अपने मोहल्ले वालों को बसें भर भर के, जीपों में भर भर के खुद लेके जा रहा है, तो वो उसमें आएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, एक दो वो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट हायरिंग ऑफ ए व्हीकल, अगर ऐसा कोई व्हीकल या वेसल हायर कर रहा है बाय एन इलेक्टर और बाय सेवरल इलेक्टर्स एट देयर जॉइंट कॉस्ट फॉर पर्पज ऑफ conveying him or them to or from any such polling station or place fixed by the poll shall not deem to be corrupt practice under this clause if the vehicle or vessel so hired is not propelled by mechanical power। If the vehicle or vessel so hired is a vehicle or vessel not propelled by mechanical power, दो चीजें हैं इसमें।
एक तो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट खुद है, ठीक है, या फिर सेवरल इलेक्टर्स है, मतलब इस मोहल्ले में मान लीजिए 10 आदमी है, उन्होंने बोला यार बहुत दूर है, जाएंगे कैसे, अपने काम करते हैं, अपने खुद ही जो है गाड़ी करवा लेते हैं। तो वो इलेक्टर्स ने मिलकर अपनी एक गाड़ी करवा ली कि भाई चलो ठीक है, अपने वहां चले जाएंगे, वापस आ जाएंगे, पैसे बांट लेंगे। ये एक चीज अलग चीज होगी, ये इसमें नहीं आएगी, ठीक है। और अगर जो व्हीकल है वो मैकेनिकली पावर से प्रोपेल्ड नहीं है, जो आजकल हमारी बाइक और गाड़ी और ये सब तो मैकेनिकली प्रोपेल्ड है, जो मैकेनिकली प्रोपेल्ड नहीं है वो इस क्लॉज में इंक्लूड होंगे ही नहीं। जैसे आप मान लो कि रिक्शा है, वो मैकेनिकली प्रोपेल्ड नहीं है, ठीक है। अपना जो गांव में ऊंट गाड़ा चलता है जो, ठीक है, उसमें भर भर के जाओ चाहे, वो कोई मैकेनिकली प्रोपेल्ड व्हीकल नहीं है। अगला क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड further that the use of any public transport vehicle or vessel or any tram car or railway carriage by any elector at his own cost for purpose of going or coming from any such polling station or place shall not deemed to be corrupt practice। अगर कोई इलेक्टर है वो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहा है तो वो तो आना भी नहीं चाहिए और करप्ट प्रैक्टिस में नहीं भी आता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन किस चीज का है, कह रहा है कि जो व्हीकल की बात हमने की गई है उससे क्या मतलब होगा। व्हीकल वो होगा जो कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के यूज में, रोड ट्रांसपोर्ट याद रखिए, रोड ट्रांसपोर्ट के यूज में आने में कैपेबल हो और मैकेनिकली पावर, ये देखिए मैकेनिकली पावर्ड हो और अदरवाइज एंड वेदर यूज फॉर ड्राइविंग अदर व्हीकल्स और अदरवाइज, ठीक है। मैकेनिकली प्रोपेल्ड हो और रोड ट्रांसपोर्ट में काम आ रहा हो, मेन तो इसके दो पॉइंट्स है। फिर क्या कह रहा है, द इनकरिंग और ऑथोराइजिंग बाय कैंडिडेट और हिज एजेंट और बाय एनी अदर पर्सन ऑफ एक्सपेंडिचर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी रूल और ऑर्डर रिलेटिंग टू इलेक्शन मेड अंडर दिस एक्ट, ठीक है। कह रहा है कि अगर वो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है उसका एजेंट या फिर उसका कोई भी एरा गैरा जो भी उसका प्यादा या फिर जो भी उसका जो चेला चपाटा है जो काम कर रहा है, अगर इस एक्ट के प्रोविजंस कहां पे, कॉन्ट्रावेंशन टू प्रोविजंस ऑफ एनी रूल और ऑर्डर रिलेटिंग टू इलेक्शन मेड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उसको कॉन्ट्रावीन करते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए कहीं पैसा खर्च करेगा तो वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आएगा। इस एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से पैसा खर्च करेगा, ठीक है। इसके अलावा इन कॉन्ट्रावेंशन टू दिस एक्ट इफ ही एक्सपेंडिचर money in other activities by candidate, his agent or any other person, then it will be considered as corrupt practice, ठीक है। The obtaining or procuring, ठीक है, किराए पे लेना या फिर सीधा ऑब्टेन करा, और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन और प्रोक्योर बाय ए कैंडिडेट और हिज एजेंट और बाय एनी अदर पर्सन एनी असिस्टेंस फ्रॉम एनी पर्सन इन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट एंड बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, नेमली अगर कोई सरकारी आदमी है और उसका आप असिस्टेंस लेते हो, दैट विल बी काउंटेड इन करप्ट प्रैक्टिस। अगर किसी सरकारी आदमी की इलेक्शन में ड्यूटी लगी हुई है, जो आगे एक्सप्लेनेशन में बता देगा, और वो उसकी असिस्ट करने की जनता वो, और क्योंकि कुछ काम होते हैं उसमें वो फॉर्मली प्रोफेशनली असिस्ट करने के लिए किसी की ड्यूटी लगती है, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, लेकिन आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को असिस्ट करवाते हैं पर्सनल फायदे के लिए, ताकि आपको चुनाव में फायदा हो, या कोई भी गैजेटेड ऑफिसर हो, मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस हो, मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स हो, एक्साइज ऑफिसर्स हो, रेवेन्यू ऑफिसर्स हो, पटवारी और सब, क्योंकि पटवारी की क्या है कि आप देखते हैं कि गांव देहात में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और पटवारी अगर किसी कैंडिडेट के साथ सुबह शाम घूमेगा तो ऑब्वियसली एक इन्फ्लुएंस पड़ता है, लोगों के माइंड सेट पर असर पड़ता है, तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में आएंगी। सच अदर क्लास ऑफ पर्सन इन सर्विस, और भी ये तो स्पेसिफिकली दे दिए, और बाकी और जो है जो गवर्नमेंट सेक्टर में है या फिर गवर्नमेंट बाद में भी उनको इंक्लूड कर सकती है, प्रेस्क्राइब कर सकती है। एक्सप्लेनेशन में कह रहा है फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज 9th, a person shall deem to assist in
furtherance of prospects of candidate election if he acts as an election agent or polling agent or counting agent। अगर जैसा कि मैंने कहा इलेक्शन में उसकी ड्यूटी लगी हुई है तो उसका कर्तव्य है कि वो उसे असिस्ट करे, सभी लोगों को असिस्ट करे, चाहे कैंडिडेट हो चाहे इलेक्टर हो। लेकिन बाकी जनरली जो जॉब कर रहे हैं वो अगर असिस्ट कर रहा है तो उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस का चांस बनता है। इन दिस सेक्शन यहाँ पे जो हर जगह हमने एजेंट 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 यूज किया है वो कौन होगा, वो इंक्लूड करेगा इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट और कोई भी व्यक्ति हु इज held to have acted or as an agent in connection with the election with the contest of the candidate। जो एजेंट की तरह काम कर रहा है उस कैंडिडेट के लिए वो व्यक्ति एजेंट कहलाएगा एज पर दिस एक्ट। ये बात हो गई सेक्शन 29 की जो था करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। और ये सेक्शन 29 को मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। आप एग्जाम जब आएगा तो आप देख लीजिएगा इसमें से कहीं ना कहीं से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फिर है सेक्शन 30 जो कहता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ये हम बार बार 3-4 जगह तो डिस्कस कर चुके हैं। अब स्पेसिफिकली इसने कह दिया कि कोई सिविल कोर्ट जो है वो खुद से जुरिस्डिक्शन एंटरटेन नहीं कर सकता, क्वेश्चन अराइज नहीं कर सकता परिसीमन के बारे में, डिलिमिटेशन के बारे में, एलोकेशन ऑफ सीट्स के बारे में, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के बारे में। ये सब का हमने जब जैसे डिलिमिटेशन की सेक्शन 3 था और जो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स इनका अलग अलग हमने, एलोकेशन ऑफ सीट सेक्शन 6 में है, ये सेक्शन 3 में है, ये सब हमने अलग अलग पढ़े हैं। तो वहां पे भी ये स्पेसिफिकली अलग से ये प्रोविजन वहां पे भी दिया हुआ है, मैंने आपको वहां पे भी समझाया था। और नो इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन एक्सेप्ट बाय एन इलेक्शन पेटिशन प्रेजेंटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और इलेक्शन पेटिशन जो है वो आप दायर कर सकते हो, और इलेक्शन पेटिशन कैसे होगी ये नेक्स्ट वाले सेक्शन में बताया गया। इसके अलावा खुद से कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं ले सकता है अंटिल की जब स्टेट इलेक्शन कमीशन कोई कंप्लेंट दायर नहीं करता है जब तक। अब इलेक्शन पेटिशन के बारे में बात करते हैं कि इलेक्शन पेटिशन कैसे कैसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और ये 31 में इलेक्शन पेटिशन है, इसको भी आप जरूर डायरेक्टली याद रखो अगर इफ यू वांट टू बी बेनिफिटेड। क्या कह रहा है, द इलेक्शन ऑफ एनी पर्सन एज मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी मे बी क्वेश्चन बाय इलेक्शन पेटिशन filed within 1 month from the date of election before district judge having territorial jurisdiction over municipal area on one or more of the following grounds namely। 2-3 इंफॉर्मेशन एक ही सबसेक्शन में दे दी है। तो देखो एक चीज तो ये है कि जैसे इलेक्शन हो गए उन पे आपको सवाल खड़ा करना है तो एक ही माध्यम है, वो है इलेक्शन पेटिशन दायर करनी पड़ेगी। कितने टाइम में दायर कर सकते हो, 1 महीने में दायर कर सकते हो। कहां दायर करेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर करेंगे जिस डिस्ट्रिक्ट जज की टेरिटरी में आपकी म्युनिसिपैलिटी आती है। और ग्राउंड्स क्या होंगे, ये नेमली ये ग्राउंड्स हो सकते हैं 4 तरीके होंगे, 4 बातें होंगी। अगर आपको क्वेश्चन अराइज करना है तो पेटिशन दायर करनी पड़ेगी, चुनाव के जस्ट हो गए उसके 1 महीने बाद 1 महीने के अंदर करनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर करनी पड़ेगी कि उसमें करनी पड़ेगी, और ग्राउंड्स जो है वो इनमें से एक होना चाहिए। ये 4 चीजें ध्यान रखो। क्या ग्राउंड्स है, पहला तो ये है कि दैट ऑन द डेट ऑफ इलेक्शन और ए रिटर्न कैंडिडेट वाज नॉट क्वालिफाइड और वाज डिसक्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल द सीट अंडर दिस एक्ट। मतलब एक ऐसा कैंडिडेट जो क्वालिफाइड था ही नहीं, वो डिसक्वालिफाइड होना था एज पर दिस एक्ट, लेकिन उसको क्वालिफाइड करके और सीट पे चुनाव लड़ा दिया। अगर ऐसे ही आपके पास कोई शिकायत है तो आप कर सकते हो। सेक्शन 29 जो अभी हमने देखा उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस करता हुआ कोई पाया गया है, कमिट करता हुआ कोई पाया गया है तो उसके खिलाफ आप ये पेटिशन दायर कर सकते हो। या फिर किसी व्यक्ति ने पर्चा भरा, नॉमिनेशन भरा और उसका नॉमिनेशन अनजस्टिफाइड तरीके से, इरेशनल तरीके से रिजेक्ट कर दिया गया था जिसकी वजह से वो चुनाव ही नहीं लड़ पाया, तो उसके लिए इलेक्शन पेटिशन दायर कर सकता है। द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन इन सो फॉर एज इट कंसर्न ए रिटर्न कैंडिडेट हैज बीन मैटेरियली अफेक्टेड। किस तरीके से, बाय इम्प्रॉपर एक्सेप्टेंस ऑफ नॉमिनेशन। जो रिजल्ट आया है इलेक्शन का, ठीक है, उससे जो रिटर्न कैंडिडेट है उसको नुकसान हुआ है वो, या फिर वो मैटेरियली अफेक्ट हुआ है। और मैटेरियली अफेक्ट किस किस चीज से हो सकता है कि जो नॉमिनेशन था वो इम्प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट किया गया था जो जीता है, या फिर जो जीता है उसने करप्ट प्रैक्टिसेस को
फॉलो करते हुए वो अपनी जीत दर्ज की है, या फिर इन प्रॉपर रिसेप्शन, रिफ्यूजल और रिजेक्शन ऑफ एनी वोट, गलत वोटों का, ठीक है, प्रॉक्सी वोटों का यूज किया गया उसको जीतने में, या इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उसका उसने कॉम्प्लाइज ही नहीं किया और जैसे तैसे साम दाम दंड भेद करके वो जीत गया। तो ये अगर कोई भी इसमें से जीतने वाले कैंडिडेट ने गतिविधि को अंजाम दिया है तो सामने वाला व्यक्ति इलेक्शन पेटिशन दायर कर सकता है। दैट इन फैक्ट पेटिशनर और सम अदर कैंडिडेट रिसीव ए मेजॉरिटी ऑफ वैलिड वोट्स और that for the votes obtained by the returned candidate by corrupt practices, the petitioner or some other candidate would have obtained a majority of valid votes। अगर वो करप्ट प्रैक्टिसेस को, गतिविधियों को अंजाम नहीं देता या करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं यूज में लेता या इस एक्ट के प्रोविजंस को प्रॉपरली फॉलो करता तो वो बंदा हारता और सामने वाला बंदा जीतता। ऐसी संभावना बन सकती थी। तो ऐसा अगर कुछ होता तो ऐसे अगर कोई संभावना बन सकती थी, अगर ऐसा कुछ केस है तो इलेक्शन पेटिशन फाइल की जा सकती है। और इलेक्शन पेटिशन जो है डिस्ट्रिक्ट जज सुनेंगे और ऐसा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे सच पावर एज मे बी प्रेस्क्राइब, जैसा कि इस एक्ट में बताया जाएगा, जैसा कि अगले सेक्शन में भी दिखाया गया, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, तो हमने आज सेक्शंस के 3, 29, 30 और 31। 29 में बात की करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत प्रकार की हो सकती है जो हमने देख ली, और क्या क्या चीज करप्ट प्रैक्टिसेस में आएंगी, क्या क्या चीज नहीं आएंगी, वो भी हमने एक एक करके डिटेल में देख ली। 30वां था कि कोई भी जो ऐसा केस है वो सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आएगा अनटिल कोई शिकायत की है या फिर कोई इलेक्शन पेटिशन के माध्यम से है। इलेक्शन पेटिशन क्या होगी, 1 महीने के अंदर दायर की जा सकती है इलेक्शन के बाद में, अगर किसी कैंडिडेट को लगता है कि उसके साथ इनजस्टिस हुआ है या फिर कोई अनफेयर प्रैक्टिस काम में आई है, डिस्ट्रिक्ट जज के तहत के सामने उसको रखा जाएगा और 5-7 जो ग्राउंड्स है उनके आधार पर ही वो एडमिसिबल होगी, जिनमें से ये है कि या तो वो डिस्क्वालिफाइड होना था कैंडिडेट जिसको डिस्क्वालिफाई नहीं किया गया, या फिर प्रॉक्सी वोट्स डाले गए, या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस का यूज किया गया और फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस तरीके से 5-7 एक्टिविटीज है जिनके आधार पर पेटिशन, इलेक्शन पेटिशन जो है वो दायर की जाएगी। तो ये हो गए हमारे सेक्शन 31 तक। नेक्स्ट क्लास में हम 32वें सेक्शन से आगे बढ़ेंगे। 31 सेक्शन तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया, आप इसको एक बार अगली क्लास में आने से पहले अच्छे से रिवाइज कर लें, पढ़ लें, और ये ध्यान रखेगी कभी भी अपनी जो है एक पीडीएफ लाएंगे क्वेश्चंस की और अपने जितने भी सेक्शंस हो गए उनको डिस्कस करेंगे, और साथ ही एक वीडियो लेके आएंगे अपने बजट का, जो अभी हाल फिलहाल में बजट पेश हुआ है, तो उसमें से भी अपनी जो ओरिजिनल रो बजट है, मेरा ये मानना है कि जो भी चीज पढ़ो वो रो चीज से पढ़ो। वो बजट आधा कट पीट के मैगजीन में छप के आएगा, फिर उसमें से भी आप अपना अंडरलाइन करोगे, अपना हाईलाइट करोगे, उसमें भी आधा कट पीट के फिर अपने पास लोगे, फिर आपके क्वेश्चन आएंगे पेपर में तो आप कहोगे ये क्वेश्चन तो ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं, ये बजट में आया ही नहीं। इससे अच्छा है कि एक बार बजट को उठाओ और पूरे को रो को पढ़ दो। रो बजट को पढ़ दोगे आप तो उसमें आपको ये 2-3 चीजें डेवलप हो जाएगी। एक तो आपको डॉक्यूमेंट पढ़ने की समझ आएगी कि डॉक्यूमेंट किस तरीके से तैयार हुआ है और उसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा कोई भी चीज उसमें छूटेगी नहीं। एक बार आप पूरे रो को पढ़ दोगे उसमें टाइम लगेगा, एक बार आपने अंडरलाइन कर दिया, हाईलाइट कर दिया, उसके बाद चीजें जो है मार्क हो जाएगी। अगली बार जब आप पढ़ोगे, हो सकता है पहली बार में आपको 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ोगे तो आधे घंटे में उस पूरे बजट को रिवाइज कर दोगे और बाकायदा कोई चीज आपकी छूटेगी नहीं। और बजट से कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको वो क्वेश्चन 100% राइट होगा। और आरएस का एग्जाम तो जब दोगे तो मेंस में वो चीजें इनपुट प्रोवाइड करेगी और उसको डालने में आपके लिए बहुत मदद करेगी, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा रिच करेगी। तो जो रो चीजें हैं उनको पढ़ने में अपना एक फायदा है। रो चीज पढ़ के अगर आप एग्जाम में बैठोगे तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। और किसी ने नोट्स बनाए, आपने उसके भी नोट्स पढ़ लिए, तो आप कहीं से आप जो बच्चा रो एक्ट पढ़ के आएगा वो कुछ पूछ देगा आपको, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये हमें पढ़ाया नहीं। इससे अच्छा है कि जो बेसिक एक्ट है उसका एक एक वर्ड पढ़ते हुए चलो। एग्जाम आपका है, पास आपको करना है, कोई और आपकी इसको मदद नहीं कर सकता है। टीचर जो है आपको डायरेक्शन दिखा सकते हैं कि इस तरीके से ये चीज हो रही है,
ये रटना आपको पड़ेगा, समझने के बाद शॉर्ट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, बार बार रिवाइज आपको करना पड़ेगा। So that was all for today. Thank you very much.